नमस्कार। इतिहास। इतिहास क्या है दोस्त? यानी हम लोग इतिहास के बारे में पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था कि बीती हुई कहानी इतिहास, यानी कि बीते हुए जमानों में जो घटनाएं घटी, यानी दोस्त हमारे पूर्वज ने जो भी घटना को अंजाम दिया, यानी वो क्या कर रहा है? इतिहास। तो दोस्त हमारे पूर्वज ने कुछ ऐसा तथ्य छोड़ दिया है और वो इतिहास बन जाएगा। यानी दोस्त वो इतिहास ऐसा बना दोस्त कि एक अमर वृतांत, यानी कि एक अमर कथा के रूप में वो बहुवचन बनकर आगे भी विराजमान है। जैसा कि दोस्त हम लोग इस नए युग में, यानी कि भौतिक युग में, इस वर्तमान युग में हम लोग कैसे यहाँ पर उभरे, यानी कि दोस्त उन्हीं के हम संतान हैं, उन्हीं के हम लोग बाल बच्चे हैं। तो दोस्त इतिहास तो है, अगर इतिहास नहीं रहता दोस्त तो हम लोग यहाँ पर आज मौजूद नहीं रहते। यानी दोस्त हमारा पूर्वज ने बहुत ही संघर्ष किया है और उस संघर्ष का ही नतीजा है कि हम लोग आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी काफी सुविधाजनक जीवन यहाँ पर जी रहे हैं। तो दोस्त इतिहास को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया, तीन बड़े कालखंडों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तो दोस्त देखिए, अब हम ये पढ़ेंगे इस कक्षा में, इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया, यानी तीन बड़े कालखंडों में विभाजित किया गया। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। देखिए यहाँ पर हम प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले हम इसलिए समझते हैं दोस्त क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में हमारे पूर्वज काफी संघर्ष किए थे, काफी संघर्ष भरा उनका जीवन यापन रहा। अब देखिए दोस्त यहाँ पर आते ऐतिहासिक काल, फिर इसके बाद ऐतिहासिक काल। तो दोस्त यहाँ पर तीनों जो है कहीं ना कहीं अलग महत्व रखता है, अलग विशेषताएं लेकर आगे भी ये चला जाता है। तो दोस्त यहाँ पर सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को समझेंगे। देखिए अब हम यहाँ पर काल विभाजन जो है, हिस्ट्री का जो काल विभाजन है, इस प्रकार से हुआ था, यानी कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल आया था। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्त कि यह वह समय था, यानी क्या समय था? कोई लिखित दस्तावेज यहाँ पर मौजूद नहीं, यहाँ पर क्या मौजूद नहीं था? कोई लिखित दस्तावेज यहाँ पर मौजूद नहीं था। ओके, अब देखिए मानव जीवन की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पत्थरों के औजारों और गुफा चित्रों से, यानी कि उन्होंने पत्थर के औजार बनाना सीख लिया था और पत्थर का औजार बनाना सीख लिया था और गुफा के चित्र उन्होंने चित्रकारी किया था, यानी उस पत्थर पर गुफा के चित्र को भी बनाया था। और उसके माध्यम से हमें ये पता चलता कि उस समय के आदिमानव को क्या किया था, यानी कि केवल वो क्या किया था? चित्रकारी किया था, केवल वो लिपि को एक चित्र के रूप में परिभाषित किया था और वो जहां पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में किया, यानी कि पत्थर के औजार बनाना, यानी कि पत्थर के औजार, छोटे छोटे औजार था, उस युग में प्राप्त हुआ। किस युग में? यानी कि प्रागैतिहासिक युग में, प्रागैतिहासिक काल में। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्त ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था दोस्त? यहाँ पर लिखित लिपियों को देखिए, यहाँ पर लिखित लिपियां मौजूद था, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में केवल क्या था? पत्थर के औजार अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ था, यानी कि गुफा के चित्र आपका वहां पर मौजूद था। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में पत्थर पर उन्होंने गुफा के चित्र को काफी सुंदर तरीके से, काफी
सुसज्जित तरीके से उन्हें तराशा था, पत्थर पर वो चित्रकारी किया था। और देखिए यहाँ पर आज ऐतिहासिक काल में क्या हुआ दोस्त कि पढ़ा, देखिए उस लिपि को वो पहचान लिखिए, यानी कि ये लिखित यानी कि लिखने के लिए वो सीखिए। आज ऐतिहासिक काल में आगमन क्या था, लिखने के लिए केवल सीखा, लेकिन वो बेचारे उस लिखी हुई बातों को स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं पा रहे थे। यानी कि मंद बुद्धि, यानी कि मंद बुद्धि की तरह थे। अभी के जमाने में दोस्त कोई बच्चा लिखने के लिए जानेगा, लेकिन अगर उस लिखी हुई बात अपने स्कूल में, विद्यालय में, अपने कक्षा में शिक्षक को वो लिखी हुई बातों को नहीं पढ़ पाएगा, तो समझिए तो वो उसे क्या होगा, यानी एक तरह से बेवकूफी नाम, यानी कि उसे मूर्ख समझा जाएगा। ये बच्चा को लिखने के लिए जानता है, उस लिखी बात को पढ़ने के लिए उसे यहाँ पर दिमाग में उसे भेजा नहीं। ओके, जैसे हम लोग देखिए सिंधु घाटी के सरदार, देखिए सिंधु घाटी के सरदार को वहां पर सिंधु घाटी के जब लोग थे, वहां पर सिंधु घाटी में जो लोग मौजूद थे, यानी कि आदि मानव मौजूद थे, तो उन्होंने केवल लिखने के लिए सीखा, लेकिन लिखी हुई बातों को पढ़ने के लिए नहीं सीखा। तो यहाँ पर हम सिंधु सभ्यता को हम आगे की क्लास में काफी बारीकी से समझेंगे, अच्छे से उसका भी हम लोग विश्लेषण करेंगे। चलिए आगे हम यहाँ पर देखिए, आज तक पढ़ा नहीं गया, यानी सिंधु सभ्यता की लिपियों को आज तक नहीं पढ़ा गया। उस सभ्यता के कुछ लिपि अभी भी पुरातत्ववेत्ता को मिलते हैं, लेकिन उस लिखी हुई बातों को वो स्पष्ट रूप से हम लोग नहीं पढ़ सकते। यानी दोस्त वो ऐसा बात लिखा कि आज के जमाने के जो इंसान है, जो मानव है, वो भी इस लिपि को नहीं पढ़ पा सकते। अब यहाँ पर दोस्त तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या है, थर्ड यहाँ पर पार्ट्स ऐतिहासिक काल, यानी इतिहास के जो ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल पीरियड, इस काल के हमारे पास लिखित प्रमाण मौजूद है, उन्हें स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है और समझा भी जाता है। अब देखिए वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक काल में महाभारत रामायण को लिखा भी गया और उसे काफी सुसज्जित तरीके से उसके अर्थों को, उसके दोहों को काफी ढंगपूर्वक, यानी कि अच्छे से सरलता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक से समझा गया। तो दोस्त यहाँ पर ऐतिहासिक काल में जो लिपि को यहाँ पर लिखा गया और लिखने के बाद उसे काफी स्पष्ट रूप से पढ़ा गया। ओके, यानी दोस्त वैदिक काल से लेकर आज तक का जो भी आपको लिखित लिपि मिलेंगे, यानी कि लिपि मिलेंगे, जो भाषा मिलेंगे, वो सभी को पढ़ा भी गया है। यानी कि दोस्त काफी समझे तो क्रांति युग यहाँ पर मौजूद हुआ, यानी कि ऐतिहासिक काल में एक क्रांतिकारी युग का उद्भव हुआ, जन्म हुआ। और यहाँ से क्या हुआ दोस्त कि अलग अलग सभ्यता, अलग अलग सिविलाइजेशन फिर है, यानी कि उस सिविलाइजेशन का भी देन है दोस्त कि आज के जमाने में तरह तरह के सभ्यता एवं संस्कृतियां यहाँ पर जन्म लिया, और कितना अभी भी जो है दोस्त, अभी भी नया नया सिविलाइजेशन जन्म भी लेने वाला है, ले भी रहा। तो कैसे संभव हुआ दोस्त, लिपि के माध्यम से। यानी कि ऐतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल हुआ क्या दोस्त, यानी कि लिखने के लिए काफी परिपूर्ण हो चुका है। ऐतिहासिक काल में लिखने के लिए यानी कि स्किल डेवलपमेंट यहाँ पर हो चुका था, और उस स्किल डेवलपमेंट होने के बाद उस भाषा ज्ञान को, उस लिपि को यहाँ पर मानव समाज पढ़ने के लिए भी सीखा। अब हम दोस्त यहाँ पर अब प्रागैतिहासिक समय, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में हम क्या क्या बातों को समझेंगे, पूरा पाषाण, देखिए पूरा पाषाण का, फिर मध्य पाषाण, उसके बाद नव पाषाण, यानी कि यहाँ पर 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में मुख्य रूप से
विभाजित किया गया। लेकिन दोस्त एक तीसरा एक चौथा काल क्या था, ताम्रपाषाण काल। लेकिन उसको इतिहासकार जो है लगभग लगभग नहीं के बराबर से माना जाता है, क्योंकि दोस्त ताम्रपाषाण युग क्या था, प्रागैतिहासिक काल का युग नहीं माना जाता। इसे कभी कभी इतिहासवेता तो है, पुरातत्ववेता इसे ऐतिहासिक काल के कालखंडों में कनेक्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अध्ययन और औजारों के आधार पर प्रागैतिहासिक काल मूल रूप से पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, यानी कि स्टोन एज इसलिए बोला गया है कि स्टोन एज में ही पत्थर के औजारों का आविष्कार किया गया। आदि मानव के माध्यम से पत्थर के औजार यहाँ पर बनाए गए, निर्माण किए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर इसे 3 भाग में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, ओके। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर उसके बाद नव पाषाण काल। अब देखिए यहाँ पर हम देखिए इसी बात को हम यहाँ पर समझने की चेष्टा कर रहे थे। देखिए प्रागैतिहासिक काल में दोस्त, देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, अब देखिए नव पाषाण। अब देखिए एक चौथा क्या था, ताम्रपाषाण, यानी कि दोस्त इसे प्राचीन ऐतिहासिक वेत्ता जो है इन्हें प्रागैतिहासिक काल में भी कभी कभी जोड़ते हैं। क्योंकि दोस्त देखिए जब नव पाषाण काल आया तो एक ही संभावना व्यक्त किया जाता है कि जब नव पाषाण काल के बाद उसके जस्ट बाद ताम्रपाषाण काल, क्योंकि तो देखिए आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये हम लोग भली भांति जानते हैं, समझते हैं। तो पत्थर के औजार को उन्होंने बनाना सीखा जस्ट ताम्रपाषाण काल में। धातु के औजारों का भी उन्होंने आविष्कार करना चालू किया, यानी कि दोस्तों ताम्रपाषाण काल आदि मानव के लिए एक क्रांतिकारी संक्रमण काल हो गया था। यह हो गया था क्योंकि वहां पर कानून है अद्भुत, जिसे हम अद्भुत बोलते हैं, यानी कि वंडरफुल, आश्चर्यजनक। तो उन्होंने धातु के औजारों को भी बनाना सीखा, यानी कि उस समय में एक तरह से समझिए कि नया नया तकनीक विज्ञान का उनके लिए एक क्या था, आशीर्वाद हो गया था उनके लिए। एक नया टेक्नोलॉजी उभर कर उनके जीवन शैली में पदार्पण ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो है मानव इतिहास का कालखंड है। देखिए यहाँ पर जब लिखना पढ़ना है तो किसी की लिपि का आविष्कार नहीं हुआ इसमें, यानी प्रागैतिहासिक काल। हमने अभी क्या समझा कि प्रागैतिहासिक काल में लिखना पढ़ना हमने नहीं सीखा, केवल यहाँ पर आविष्कार करना, यानी कि आविष्कार डायरेक्ट हम लोग एक्सपेरिमेंट किया है। जैसे अभी के समय में खास करके जो अमेरिकन है, यूरोपियन कंट्री है, वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारे देश में सबसे पहले थ्योरी को यहाँ पर एक रिसर्च पेपर के तौर पर यहाँ पर थ्योरी बनाया जाता है, और उस थ्योरी बेस पर ही हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, नए नए तकनीक को हम लोग यहाँ पर आविष्कार को एक नया मोड़ देते। लेकिन यहाँ पर अमेरिकन कंट्री हो या अमेरिका हो, यूरोपियन जो भी यहाँ पर कंट्री है, तो वहां पर क्या होता है, डायरेक्ट वहां पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, डायरेक्ट वहां पर प्रयोग किया जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी उन्होंने किया, लिखने पढ़ने के लिए उन्होंने नहीं सीखा, क्योंकि तो साधारण मानव कुछ भी नहीं जानता, यानी एक मन बुद्धि की तरह वो जीवन यापन जी रहे, क्योंकि सरकार का शुरुआती दौर था, ये भी संभव हो सकता है, ये भी वजूद हो सकता है। अब यहाँ पर इस समय की जानकारी हमें लिखित दस्तावेजों से नहीं मिला, बल्कि जमीन से मिलने वाले पत्थरों के औजारों, हड्डियों, गुफा, चित्र और पुराण अवशेष के आधार पर मिला। या उस क्या किया,
आविष्कार के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उन्होंने काफी सारे छोटे छोटे हथियार को उन्होंने आविष्कार, और वो आविष्कार अभी के समय इतना बड़ा रूप ले लिया कि हम लोग उस देश पर लोग काम कर रहे हैं। हम लोग आदि मानव इतना संघर्ष अभी भी हम लोग नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों आदि मानव जैसे जैसे समय का आगमन हुआ, समय आगे की ओर जाए, समय जैसे जैसे बीता गया, यानी कि क्या हुआ, आदि मानव का बौद्धिक बौद्धिक विकास होते गए, और ऐसे भी बोला जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की देनी, जैसे जैसे आविष्कार की जरूरत हुआ, जैसे जैसे आवश्यकता की जरूरत हुआ, उसके हिसाब से उन लोगों का बुद्धि डेवलप हुआ, यानी कि दिमागी शक्ति जो है उनका विकसित हुआ, और उसके वजह से दोस्त क्या हुआ, काफी उन्होंने नए तकनीक का विकास। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, कभी कभी पौधों के भी औजार मिलते हैं, कभी कभी हाथी के दांत का आविष्कार मिलते हैं, यानी कि हाथी दांत से उन्होंने क्या किया, कुल्हाड़ी बनाया। पत्थर के भी कुल्हाड़ी मिलता था, और हाथी दांत से भी क्या मिलता था, कुल्हाड़ी मिलता था, औजार मिलता था। तो हाथी के सरलता वगैरह जो भी है, यानी हम लोग अभी क्या करते हैं, धातु युग में है, यानी कि ताम पसान युग में है। तो ताम पसान युग का जैसे जैसे डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो यहाँ पर नए नए तकनीक का विकास होते गए, और उसके वजह से यहाँ पर क्या हुआ, चित्र और प्रोसेस का यहाँ पर एक बेस मिला, क्या मिला, एक आधार मिला, और उस आधार को हम लोग उस आधार स्तंभ के माध्यम से आज हम लोग नए नए खोज को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, काफी वो विकसित हो चुके हैं। यानी कि पहले के जमाने के अपेक्षा आज के जमाने में मानव समाज क्या है, काफी डेवलप हो चुका है, काफी विकसित हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, थोड़ा सा हम लोग इतिहास को समझेंगे कि इतिहास है क्या। देखिए यहाँ पर इतिहास में मानव सभ्यता समाज और अतीत घटनाओं में व्यवस्थित और क्रमानुसार अध्ययन, ग्रीक शब्द हिस्टोरियन से आया। यानी कि देखिए हिस्टोरियन यानी कि ग्रीक शब्द, यानी कि ग्रीस, यूनान, एथेंस। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि पूछताछ अथवा शोध से प्राप्त किया। देखिए हमने अभी आपको क्या बोला कि उस जमाने में आदि मानव को केवल शोध करना आता था, केवल आविष्कार करना आता था, लिखना पढ़ना उन्हें नहीं आता था बेचारे। तो ऐसी बात नहीं है, उनका जो खोज किया गया और शेष था, जो आविष्कार किया गया था, वो व्यर्थ नहीं गया, और उस देश को हम लोग आज भी एक आधार स्तंभ मान रहे हैं, और उस आधार स्तंभ के वजह से हम लोग नए नए खोजों को यहाँ पर हम लोग अंजाम दे रहे हैं। देखिए यहाँ क्या हुआ, इतिहास केवल राजा और युद्ध की कहानी नहीं है, यानी कि दोस्त उस सभ्यता का जो विकास हुआ, यहाँ पर एक राजा सम्राट उस क्षेत्र का राजा था, और वो राजा क्या किया, उस दूसरे क्षेत्र के राजा से युद्ध किया। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्त, समझिए हिंसा, और हिंसा बढ़ने के साथ साथ उस सत्ता का अंत भी हुआ। अब देखिए यहाँ पर इंसान के विचार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और उनके क्रमिक विकास का एक दस्तावेज, यानी कि ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल रूप से उनको दस्तावेज प्राप्त हो गया। नहीं, अब जो है हम लोग जो भी हम लोग काम करेंगे लिखित रूप से करेंगे, ताकि क्या हो, ये दस्तावेज बनकर आगे के समय में भी मौजूद रहेगा। तो जो भी इतिहास पढ़ना, जो भी वृत्तांत पढ़ना, वो काफी दिलचस्प रहा। दिलचस्प इसलिए रहा मेरे भाई कि दिलचस्प नहीं रहता तो इतना सारा इतिहास पढ़ा, इतना सारा घटनाएं को अंजाम दिया गया। तो अगर मान लेते हैं कि जो लिखित इतिहास है, लिखित इतिहास में कितना झूठा लिखा जा सकता है,
अपने मन गढ़ा कितना दस कथा कितना लिखा जाता कहीं ना कहीं तो उस समय में। अब जैसे आप महाभारत का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। महाभारत काल में जो युद्ध लड़ा गया था इसके बीच यानी कि कौरव एवं पांडवों के बीच, तो जब कौरव एवं पांडवों के बीच जो युद्ध लड़ा गया मेरे दोस्त, तो क्या था? क्या वो झूठा था? नहीं झूठा। कितना झूठा लिखा जा सकता है दल कथा के माध्यम से। हाँ, उसका इतिहास जो है लिखित इतिहास उस समय उस जमाने में उपलब्ध नहीं, उसे एक नया रूप वैदिक काल में दिया गया। ओके, क्योंकि उस समय में तकनीक विकसित नहीं था। तो अब आप बोलोगे कि रामायण काल का नहीं सिविलाइजेशन सर्जा खत्म हुआ होगा, तो बिल्कुल खत्म हुआ होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो अवशेष खत्म होने का मतलब क्या होगा? बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। उसका कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग जो वर्तमान समय में जो इतिहास लिखता है यानी कि पुरातत्व लेता है, तो मंदिर के अवशेष मिलते हैं। तो मंदिर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो कोई जमाने में उस जगह को मंदिर को बनाया गया होगा, तभी तो वहां का इतिहास वहां पर मौजूद रहता है। तो हम इन सभी तथ्यों को आगे की क्लास में हम बारीकी से समझेंगे, किस प्रकार से कैसे कैसे यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता था, वैदिक सभ्यता में हम लोग किस प्रकार से जीवन यापन किए थे, किस प्रकार से हम लोग धार्मिक थे और भगवान को किस प्रकार से हम लोग मानते थे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इतिहास छोटा सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों। इतिहास में जितना डीप में जाओगे, जितना गहराई में जाओगे, उतना ही क्या होगा? काफी एक इतिहास बनकर ग्रेट ग्रेट हिस्ट्री यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर दस्तावेज से हम बात हुआ, तो आप यहाँ पर क्या आप देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल जो है मानव इतिहास का काल में नजर देखना पड़ना या किसी भी लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। इस समय की जानकारी हमें लिखित दस्तावेजों से नहीं बल्कि जमीन से मिलने वाले पत्थरों के औजार से। एक ही बात को यहाँ पर इसलिए हम दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर जमीन से मिलने वाले पत्थर के औजार, मट्टी, गुफा, चित्र और पूरा अवशेष के आधार पर मिलेगा। ओके, अब प्रागैतिहासिक काल वह काल है मेरे दोस्त। देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में जानकारी जिसके बारे में जानकारी क्या होता है दोस्त? जिसके बारे में जानकारी यहाँ पर पूरा तात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है, क्योंकि इस काल में मनुष्य के लिखित अभिलेख उपलब्ध नहीं। जब लिखित अभिलेख नहीं उपलब्ध है मेरे भाई, तो कैसा अभिलेख वहां पर मौजूद था? यानी कि अवशेष था जो उस जमाने में पत्थर के औजार बनाए, लकड़ी सॉरी पत्थर के औजार बनाए। और देखिए पत्थर के औजार बनाए तो वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने खोज किया, जो भी उन्होंने आविष्कार किया, तो क्या हुआ? प्रागैतिहासिक काल में हुआ। और वो चीज अभिलेख के रूप में आज भी मौजूद होते हैं कहीं कहीं पर अभिलेख। ये सब प्रागैतिहासिक काल में अभिलेख मिलते हैं। अब जब तक इसका विशेषताएं कहें तो प्रागैतिहासिक काल के क्या विशेषताएं था, अब हम विशेषताओं पर थोड़ा सा विशेष फोकस करेंगे। देखिए मानव जीवन का प्रारंभिक चरण था। देखिए मानव जीवन का क्या था? प्रारंभिक चरण था, यानी शुरुआती दौर पर। ओके, नेक्स्ट अनुसूचित शिकार और खास जरूरत पर निर्भर था। धीरे धीरे कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। पत्थर, हड्डी और लकड़ी के औजारों का प्रयोग हुआ। गुफाओं और प्राकृतिक आश्रयों में निवास किया। देखिए प्रागैतिहासिक काल में मानव समाज यानी कि मानव जो था, आदि मानव गुफा में रहना पसंद किया। यानी कि उस समय उन्हें मकान बनाना नहीं आता, तो गुफा भी बनाया होंगे। जैसे पत्थर के औजार बनाए, लकड़ी के औजार बनाए, तो उसी प्रकार से गुफा को भी उन्होंने बनाया। गुफा का भी आविष्कार उन्होंने किया
यानी कि अपने रहने के लिए गुफा का आविष्कार किया। अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, आगे चलकर मिट्टी के बर्तन। अब देखिए ये सभी चीज जब उन्हें आविष्कार के फलस्वरूप प्राप्त हुआ तो उन्हें काम करते करते तो भूख भी लगा होगा। तो जब भूख लगा तो उन्होंने सोचा होगा कि जब इतना सारा हम लोग मेहनत करके प्राप्त है तो थोड़ा सा ऐसा उन्हें जिज्ञासा हुआ, उन्हें फीलिंग्स अंदर से जो फीलिंग्स आया तो भूख लगा होगा। और जब भूख लगा तो उसको सोचा होगा कि अब खाने पीने के लिए तो फल पर कितना हम लोग डिपेंड है, कितना निर्भर है। तो उन्होंने बर्तन को भी निर्माण किया, बर्तन बनाना भी सीखा। और बर्तन जब बनाया बॉस तो अस्थायी निवास, देखिए एक अस्थायी निवास के तौर पर भी उन्होंने अपना जीवन शैली को उजागर किया। अब धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया। देखिए कभी कभी धातु युग यानी कि ताम्रपसान काल है, धातु युग को भी यानी कि धातु के प्रयोग करने उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा होगा, अभ्यास किया होगा, यानी कि प्रागैतिहासिक काल में थोड़ा सा सीखा होगा। तो सभी को क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल में उन्होंने पहली बात। अब देखिए अब इन सभी को यहाँ पर हुआ दोस्त, तो पुरापसान का मध्यपसान और नवपसान। अब देखिए नवपसान का जब एक क्रांति युग है, संक्रमण काल है, इसका आया संक्रमण काल यानी कि ताम्रपसान काल का संक्रमण काल आया। उसके बाद आया तो यहाँ पर पुरापसान। देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। ओके अब दोस्त पुरापसान काल को समझेंगे। देखिए पुरापसान काल को हम समझेंगे सबसे पहले। देखिए पुरापसान काल यह समय 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया था। और देखिए मानव था शिकारी और घास संग्रहण, बड़े और भारी पशुओं के औजारों का प्रयोग करना सीखा। और इस समय आग की खोज। देखिए जब पत्थर का उन्होंने आविष्कार किया, पत्थर के औजारों का आविष्कार किया तो उस युग में उन्होंने आग का भी खोज किया, यानी कि पाषाण काल में। तो जब पाषाण काल में उन्होंने पत्थर के औजार को बनाया तो उसके फलस्वरूप उन्होंने क्या किया। अब देखिए पत्थर के औजार को उन्होंने बनाया होगा तो थोड़ा सा अपने से सोच कीजिए, अपने दिमाग से सोच कीजिए। पत्थर के औजार को बनाया होगा तो पत्थर से ही बनाया, पत्थर से ही पीट कर उन्होंने बनाया है। क्योंकि दोस्तों उस समय धातु युग का प्रवेश नहीं था, उन्होंने धातु का ज्ञान नहीं दिया, यानी कि उन्हें धातु का ज्ञान नहीं था, लोहा का ज्ञान नहीं था। तो दोस्त पत्थर के औजारों को किससे बनाया होगा, पत्थर के औजार से ही बनाया था। पत्थर से ही पत्थर को पीट कर पत्थर के औजार को उन्होंने बनाया। तो एक ही वजह हो सकता है कि जब पत्थर से पत्थर टकराया मेरे भाई तो क्या हुआ, आग निकला। तो धीरे धीरे उन्होंने उसे क्या समझा, अरे ये क्या है, मतलब ज्वलनशील है। तो शुरुआती दौर में बहुत सारा रिजन हो सकता है, या तो ये भी सोचते होंगे कि पत्थर को हम लोग पीट रहा है तो पत्थर से धुआं निकल रहा है, जो भी है। तो आग जो था क्या था, पत्थर से पत्थर को टकराया और उसके फलस्वरूप आग बना। ओके तो आग को उन्होंने उजागर किया, आग का भी आविष्कार किया था पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में उन्होंने आग का भी आविष्कार किया पत्थर के औजार के साथ साथ। अब देखिए अब क्या है तो यानी कि पुराने पत्थर के औजार, देखिए यहाँ पर पुराने पत्थर का औजार। अब सेकंड क्या था, शिकार एवं खास संग्रह। फिर तीसरा क्या था, घुमंतु जीवन। देखिए यहाँ पर घुमंतु जीवन का भी यहाँ पर व्याख्या किया गया है, खंडन किया गया कि घुमंतु यानी घूम कर भी उन्होंने जीवन यहाँ पर किया। गुफा चीज का भी प्रमाण मिला, यानी कि दोस्त गुफा का भी चीज उन्होंने बनाया। देखिए गुफा का भी आविष्कार किया, गुफा भी बनाया।
पत्थर से पत्थर तराश कर, यानी कि पत्थर के औजार से पत्थर को पूरा एकदम, जो चट्टान था, जो पहाड़ी इलाका था, जो पठार पठार था, पहाड़ पठार, तो उसे क्या किया, पत्थर से पत्थर फोड़ते हुए उन्होंने गुफा का भी आकार दिया। और उस गुफा को आकार किस लिए दिया, अपने आवास के लिए दिया, अपने घर स्वरूप, यानी कि अपने रहने के फल स्वरूप उन्होंने गुफा का आविष्कार किया। तो जब गुफा का आविष्कार किया मेरे भाई, तो क्या हुआ, वहां पर गुफा के चित्रों को भी वहां पर उन्होंने प्रस्तुत किया। और वो गुफा का चित्र क्या हुआ दोस्त, आगे आने वाले समय में जो भी इतिहास वेता जो खोज किए, तो उन्हें ये सब अवशेष भी मिला, ये सब प्राप्त। अब मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे दोस्त, नव पाषाण काल हमने पढ़ा। अब देखिए आप यहाँ पर मध्य पाषाण काल पढ़े, देखिए हमने क्या पढ़ा, पूरा पाषाण। देखिए पूरा पाषाण क्या होता है, मध्य पाषाण। देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल क्या था, यानी कि 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय था। ओके, और उसके बारे में क्या हुआ, तो पत्थर के बहुत छोटे छोटे नुकीले औजार, यानी कि माइक्रोलिथ का उपयोग शुरू हुआ। पशुपालन की शुरुआत इसी काल में हुई, यानी कि मध्य पाषाण काल में पशुपालना आदि मानव सीखा। अब देखिए छोटे पत्थर के, देखिए यहाँ पर छोटे पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता है। सेकेंड, शिकार मछली पकड़ना, देखिए शिकार करना, शिकार मछली पकड़ना और हाथ समझो। फिर सेकेंड, पशुपालन की शुरुआत के प्रमाण मिला, यानी कि पशुपालन के लिए प्रमाण उन्होंने, पशुपालन के लिए प्रमाण प्राप्त किया, यानी कि पशुपालन उन्होंने सीखा। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट क्या है दोस्त, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक का काल है। देखिए यहाँ पर जो नव पाषाण काल था दोस्त, नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल 4,000 ईसा पूर्व तक 1,000 ईसा पूर्व तक था। अब कृषि की शुरुआत, पहिए का आविष्कार और अस्थायी बस्तियां, यानी कि गांव बनने लगा, पत्थरों को पॉलिश करके सुंदर और चीकने औजार बनाए जाने लगे। ओके, यानी कि नव पाषाण काल में एक काफी सुसंगठित, सुव्यवस्थित सत्ता धीरे धीरे पनपने लगे। जिस प्रकार से खेत में क्या होता है, धान से पहले क्या होता है, धान से पहले यानी कि जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, धान का रुपाई होता है। तो जब रुपाई होता है तो रुपाई के बाद क्या होता है, उसमें दाना भी लगता है। तो उसी पर यहाँ पर थोड़ा सा काफी कलात्मक, जिसको हम लोग कलात्मक शैली वाला यहाँ पर जीवन यापन, लाइफ स्टाइल काफी यहाँ पर विकसित हो गया। और देखिए कृषि का विकास, देखिए कृषि का विकास तो पशुपालन में वृद्धि हुआ। नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल में क्या हुआ, पशुपालन में वृद्धि हुआ। यानी कि आज मानव ये लगा, ये अंदर से लगा कि अब पशुपालन में भी बहुत ही फायदा है, यानी कि पशु से हम लोग का फायदा ही फायदा है। तो पशुपालन में उन्होंने काफी ग्रो किया, काफी विकास। और यहाँ पर अस्थायी बस्तियों का विकास किया। देखिए जब कृषि और पशुपालन पर जब उन्होंने फोकस किया, तो अस्थायी यानी कि पहले क्या था, घूम घूम कर उन्होंने जीवन यापन व्यतीत किया। लेकिन जब कृषि करना सीखा, खेती करना सीखा और पशुपालन करना सीखा, यानी कि पशु को लोग पालतू बनाना जब सीख लिया मेरे भाई, तो एक अस्थायी गांव का उन्होंने विकास किया, यानी कि अस्थायी रूप से वो रहने के लिए सीख लिया। अब था घी से और समकालीन जो पत्थरों के औजार। देखिए नव पाषाण काल में घी से हुए
और चमकाए हुए। ऐसे में हम जब हम जो धातु मतलब लौह कुदाल जो होता है, लोहा का जो कुदाल होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, खेत को काफी सिस्टमेटिक ढंग से अच्छे तरीके से उसका एक शेप एक आकार देते हैं। तो जब आप कुदाल को रख दोगे दोस्त, क्या होगा, वो काफी बोझल हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो यही हाल यहाँ पर निकला दोस्त। उन्होंने पत्थर के औजार से नौ पसान काटते हैं, पत्थर के औजार से क्या किया, काटू से चमकीला बनाया। क्यों चमकीला बनाया, काटू उन्होंने कृषि पर फोकस किया, यानी कि खेती बाड़ी पर उन्होंने फोकस किया। कौन किया, आदिम मानव। जब आदिम मानव खेती करना सीखा तो काटू है दिलचस्पी हुआ, अब तो है क्या करना है, बैठता नहीं है, दिमाग को स्थिर रखते हुए अपना जीवन यापन व्यतीत करना है, बिताना है। कहाँ पर बिताना है, यानी कि अस्थायी अस्थायी रूप से रहकर, यानी कि अस्थायी रूप से हम लोग एक गांव बसाएंगे और गांव में ही हम लोग अभी भी देखिए दोस्त, अभी भी गांव है तो गांव से ही क्या होता है, कोई भी सत्ता का विकास होता है, एक गांव से ही विकास होता है। तो दोस्त ये शुरू से ही क्या है, यहाँ पर इस सत्ता को गांव ही आगे की ओर ले जाता है। जब गांव आगे की ओर जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे शहर बनता है। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का भी प्रयोग किया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग क्यों हुआ दोस्त, उसमें चावल बनाए होंगे, चावल जब बनाए होंगे, जब कृषि करना सीखा दोस्त, तो जो भी है, जो भी उन्हें फ्रूट्स वगैरह प्राप्त हुआ कृषि के माध्यम से, खेती बाड़ी के माध्यम से, गेहूं पैदा किए, गेहूं उगाए, धान उगाए, जो भी उगाए, तो वो उस बर्तन में क्या किया, उसे एक भोज्य सामग्री यानी कि खाद्य संग्रह, यानी कि भोजन को एक नया चुनौती दे पड़ा। इस कारण नौ पसान काल। और दोस्तों ये सभी क्या हुआ, नौ पसान काल काफी जटिल विकास हो चुका था, काफी तकनीक यानी काफी एक नया खोज हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर दोस्त प्रागैतिहासिक काल का पिता यानी कि पिता क्यों, यानी कि पिता कौन हुआ, तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के पिता कौन हुए दोस्त, यानी कि ब्रिटिश भूवैज्ञानिक पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूस हुड को कहा जाता है। यानी तो ब्रिटिश जो है शुरू से ही भारत को टारगेट करते आया, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन जो है शुरू से ही भारत को टारगेट करते आया, इसीलिए तो पिता का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया, यानी कि वो काफी सशक्त थे, काफी बुद्धिमत्ता थे, यानी कि काफी बुद्धिमान थे। और देखिए उन्होंने 1863 ईस्वी में तमिलनाडु के पलावरम मद्रास के निकट से सबसे पहले पाषाण कालीन पूरा पाषाण हाथी की कुल्हाड़ी है एक्स की खोज, यानी कि हाथी की कुल्हाड़ी उन्हें प्राप्त हुआ। कहाँ पर हुआ, यानी कि पलावरम यानी कि मद्रास में, यानी कि तमिलनाडु के मद्रास में हाथी के कुल्हाड़ी उन्हें प्राप्त हुआ। यानी कि हाथी दांत, यानी कि जो हाथी का जो दांत होता है तो दांत का उन्हें कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ, यानी कि हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ क्या हुआ मेरे भाई, अब देखिए लास्ट क्या था, यानी कि ताम्रपत्र। देखिए ताम्रपत्र का क्या हुआ, ताम्रपत्र काल में यहाँ पर यह पाषाण काल के बाद का वह दौर था जब पत्थर के साथ साथ तांबे धातु का इस्तेमाल होने लगा। देखिए पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल होने लगा, यानी कि दोस्त कुछ ना कुछ अजीब सा क्रांति हुआ, यानी कुछ अजीब सा आविष्कार हुआ, खोज हुआ, और वो ताम्रपत्र काल कहलाया। ताम्रपत्र काल भारतीय इतिहास का वह काल था, यानी कि
जिसमें मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजार का प्रयोग शुरू किया और इसलिए से ताम प्लस पाषाण यानी कि ताम पाषाण का ठीक है। अब इसका मान्यता है यहाँ पर भारत ताम पाषाण संस्कृति का विकास लगभग 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी तिथियां अलग थी। यह काल मानव पाषाण काल और लौह युग के बीच का महत्वपूर्ण चरण था। यानी कि देखिए ये इससे क्या तात्पर्य हुआ दोस्त, यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना गया और अलग अलग क्षेत्र में इसकी तिथियां अलग अलग है। यानी कि दोस्त ताम पाषाण काल का जब विकास हुआ, ताम पाषाण काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों को निर्धारित किया। क्यों किया गया दोस्त, क्योंकि यहाँ पर देखिए मानव ने पत्थर के साथ पहली बार तांबे की धातु का आविष्कार करना शुरू किया था। इसे कॉपर स्टोन एज कहा गया। ओके, कॉपर स्टोन एज इसलिए बोला गया दोस्त क्योंकि यहाँ पर मानव सभ्यता था, यानी कि मानव समाज था, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अपना अपना क्या किया, अपना अपना खोज किया और उसके हिसाब से दोस्त भारत में यह काल मुख्य रूप से देखिए 2000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच रहा। यह नव पाषाण काल के बाद और कांस्य युग यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के आसपास का ग्रामीण संस्कृति का दौर था। अब यहाँ पर देखिए ताम पाषाण काल का विशेषता क्या है दोस्त, औजार देखिए यहाँ पर औजार और तकनीक यानी कि पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे को गलाकर हथियार फिलहाल गहने बनाए। फिर उसके बाद ग्रामीण जीवन यानी कि ग्रामीण जीवन में इस संस्कृति के लोग मुख्य रूप से गांवों में रहते थे। वे नदियों और पहाड़ियों के पास बसते थे। क्यों बसते थे दोस्त पहाड़ियों और नदियों के पास, क्योंकि वहां से है काफी आसान होता था पीने के लिए जल। देखिए अब देखिए उस समय में ताम पाषाण काल में क्या था, हम लोग की तरह है चापाकल कुआं का उन्हें ज्ञान नहीं था, तो बेचारे क्या करते थे वो नदी के पास ही ज्यादातर बसते थे। अभी भी दोस्त देखिए आपको ज्यादातर गांव जो है कहाँ मिलेंगे, नदी के पास मिलेंगे। तो दोस्त ये प्रमाण है कि नदी के पास लोग बसे थे। तो नदी के पास बसने का यही वजह था, उन्हें काफी आसान नहीं होता था, उन्हें स्नान करते थे यानी कि स्नान करते थे पीने के लिए, पानी के उपलब्धता के लिए उन्हें काफी आसान होता था, काफी इजी होता था। अब देखिए कृषि और पशुपालन, लोग खेती करते थे, पालतू जानवर रखते थे और अनाज उगाते। देखिए जब उन्होंने खेती करना सीखा तो पशु को पालतू बनाया, गाय भैंस पालना उन्होंने सीख लिया। यानी कि गाय भैंस को वो जब सीखे, गाय भैंस रखने के लिए जब उन्होंने सीखा तो फिर क्या किया दोस्त, अनाज उगाने के लिए नहीं सीखा। अब देखिए पशु पालने के लिए कैसे सीखेंगे, पशु को भी तो भोजन की आवश्यकता है। जब अपने लिए जब वो आविष्कार किए तो उन्होंने सोचा कि नहीं अब हमसे केवल काम नहीं चलेगा, हमारे लिए कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए। अब पशुपालन जब करने लगे दोस्त तो उन्हें खेती करने के लिए, अब देखिए थोड़ा सा समझ गए होंगे कि पशुपालन उन्होंने क्यों किया। अब खेती कैसे किए होंगे, जब पशुपालन होंगे तो पशु के माध्यम से उन्होंने खेत को जोतने का काम किया होगा, तो वहां से तो काफी सारे वहां पर डेवलपिंग हुआ होगा। अब खेती करने के लिए जब उन्होंने सीखा तो अनाज उगाना स्वाभाविक है कि उन्होंने सीख लिया। ये सभी क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर ताम पाषाण में आपने औद्योगिक क्रांति हुआ। अब मिट्टी के बर्तन, देखिए मिट्टी के बर्तन को भी है एक अंजाम मिला, मिट्टी के बर्तन बनाना भी उन्होंने सीखा। अब इस काल में लाल और काले रंग के सुंदर चित्रकारी वाले मिट्टी के
और पथ बना है। देखिए प्रमुख संस्कृतियां और क्षेत्र, देखिए प्रमुख संस्कृतियां और क्षेत्र। देखिए यहाँ पर संस्कृति क्या मिला दोस्त, संस्कृति मिला है ये आहार संस्कृति, देखिए आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोड़वे संस्कृति। अब तामपसान काल का अर्थ क्या हुआ दोस्त, देखिए यहाँ पर तामपसान काल का अर्थ ये हुआ कि तांबा, देखिए तांबा यानी कि कॉपर और पत्थर यानी कि स्टोन दोनों के मिलाकर औजार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि दोस्त तांबे और पत्थर दोनों के औजारों का प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक विशेष औजार बनाया, तो वो काल क्या कहलाता है दोस्त, तामपसान काल कहलाता है। ओके, अब देखिए इस तामपसान काल और लौह युग के बीच का महत्वपूर्ण संक्रमण काल माना जाने लगा। ओके, अब देखिए अब हम तामपसान काल की संस्कृति को अब थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझेंगे। देखिए आहार बना संस्कृति, देखिए इसका प्रमुख क्षेत्र राजस्थान, देखिए राजस्थान था। और देखिए इसका काल कितना था दोस्त, 3000 से 1500, 3000 से 1500 था। अब दूसरा क्या था दोस्त, देखिए यहाँ पर मालवा संस्कृति यानी कि मध्य प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र था। ये 1900 से 1400 ईसा पूर्व तक, 1900 से 1400 ईसा पूर्व तक था। ओके, अब देखिए यहाँ पर कायथा संस्कृति यानी कि मध्य प्रदेश, कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश यानी 2450 से 1700 ईसा पूर्व। जोड़वे संस्कृति यानी कि महाराष्ट्र से लगभग, देखिए यहाँ पर जोड़वे संस्कृति कहाँ का क्षेत्र था, यानी कि महाराष्ट्र, और 1500 से 1000 ईसा पूर्व। देखिए सावंता संस्कृति क्या बना दोस्त, यानी कि महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र ये भी महाराष्ट्र था और ये 2000 से 1600 ईसा पूर्व तक था। ओके, तो तामपसान काल का ये काफी इंपॉर्टेंट संस्कृतियां हैं। और ये सवाल, इस तरह के सवाल अक्सर आपको यूपीएससी एग्जाम या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बेस पर आपको काफी सारे सवाल वहां पर मिलते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम हो, मेंस एग्जाम जो भी हो, उन सभी भाग के लिए क्या है दोस्त, ये इतिहास का स्पेशल क्लास काफी खास है। और हम ये आशा करते हैं दोस्त इन्हें काफी ये बेनिफिट लगेंगे। देखिए दोस्त ऐसा ये सभी क्या है काफी बेकार, लेकिन बेकार कुछ भी नहीं है दोस्त। जहां तक हमने आपको जो भी कंटेंट आपको दिया, जो भी कंटेंट हमने आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया, ये सभी क्या है दोस्त, प्रतियोगी ज्ञान के भी से काफी महत्व है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्त। और देखिए समझना आपका काम है और नहीं समझना भी आपका है। तो अब हम दोस्त आगे चलेंगे, आगे पॉइंट्स को हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ से हुआ कार्बन जिसके लिए लिखित शास्त्र उपलब्ध है, लेकिन उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। देखिए अब आज ऐतिहासिक काल, अब प्रागैतिहासिक काल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों हम सेकंड क्या पढ़ेंगे, आर्ध ऐतिहासिक काल। देखिए आर्ध ऐतिहासिक काल में मानव मानव अपने इतिहास को लिखने के लिए सीखा, यानी कि मानव था उस परंपरा को, यानी कि उस सत्ता में प्रवेश हुआ जहां पर उन्होंने लिखने के लिए सीखा। देखिए लिखने के लिए सीखा, लेकिन वो बेचारे उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। ओके, और प्रागैतिहासिक काल में न लिखने के लिए सीखे थे न पढ़ने के लिए सीखे थे, डायरेक्ट वो आविष्कार करने के लिए सीखे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखने के लिए सीखा, यानी उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर लिखने के लिए सीखा।
सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अभी के समय में क्या होता है दोस्त, हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ाते हैं और उस थ्योरी बेस पर क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। केवल यहाँ पर होता है, यानी कि हमारे भारत देश में होता है। और एक चीज क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर लिखने के लिए सीखा और पढ़ने के लिए और नहीं सीखा। यह काम प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जब लेखन कला नहीं थी, और ऐतिहासिक काल जब लिखित शास्त्र पढ़े जा चुके थे, ये बीच की कड़ी है। ओके, अब देखिए दोस्त, ये बात तो हमने अभी समझा। प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच की कड़ी कौन है, कौन है, ऐतिहासिक काल। यानी कि इसमें मानव जाति लिखने के लिए और उस लिखी हुई लिपि को पढ़ने के लिए नहीं, केवल लिखने के लिए सीख लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में क्या किया, ना लिखना सीखा, ना पढ़ना सीखा। देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक काल में क्या हुआ दोस्त, लिखने के सीखा, लिखने के लिए सीखना। ओके, तो दोस्तों ऐतिहासिक काल को यहाँ पर इस प्रकार से समझेंगे, ऐतिहासिक काल को इस प्रकार से समझेंगे। अब देखिए इसका यहाँ पर विशेषता क्या दिया हुआ है, लिखित साक्ष्य। इस काल में लिपि और लेखन कला का विकास हुआ। फिर अपठित लिपि, देखिए मोहरों और बर्तनों पर लिखे गए शब्दों को आज तक समझा या पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए जिस बर्तन पर लिखी हुई लेख थी या मोहर थी, तो उससे हम लोग नहीं समझ पाते। अब क्या था क्या नहीं था, अब तो उस सत्ता के लोग ही जानेंगे, लोग ही समझेंगे, क्योंकि दोस्त वहां पर कोई लिखने के लिए सीखा था। अभी जो हम लोग क्या करते हैं, स्टाम्प पेपर पर तो उसका लिखित अवशेष जो होता है, हम लोग उसके लिखे हुए सिंबल को समझते हैं, साइन वगैरह होता है। तो यहाँ पर केवल हम लोग देखिए यहाँ पर पढ़ने के लिए इस अपठित लिपि को नहीं कोई समझ पाया है। अब देखिए पूरा तत्व पर निर्भर है, इस काल की जानकारी के लिए मूल रूप से पूरा तात्विक स्रोत जैसे बर्तन, औजार, इमारत और मोहर पर डिपेंड रहना पड़ता है। धातु का प्रयोग हुआ और इस काल में तांबे और कांस्य के धातु का भी प्रयोग हुआ। तांबा और कांस्य के धातु बनाया गया आज ऐतिहासिक काल में। ओके, अब आगे चलेंगे दोस्त। अब देखिए एक और सूत्र क्या है, धातु का प्रयोग करना सीखे, यानी धातु को भी हमने सीख लिया था। धातु का औजार तो बना लिया, लेकिन धातु के औजार को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है इसको हम लोग आज ऐतिहासिक काल में सीखा। देखिए इस दौर में तांबे और कांस्य जैसे धातुओं का उपयोग बड़े पैमाने पर होने लगा, यानी बड़े पैमाने पर होने लगा। कहने का मतलब हुआ कि शिकार करने के लिए या जो भी हो, यानी आज ऐतिहासिक काल में। अब देखिए हम लोग पशुपालन किए, तो पशुपालन में खेती की नस्ल करने के लिए, खेत जोतने के लिए उसका भी औजार वगैरह होगा, हल इसमें भी तो हल लगाया गया होगा, तो हल में उस इस बेशकीमती धातु का औजार सेटअप किया गया। अब यहाँ पर ऐतिहासिक काल में देखिए अब हम थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को भी समझेंगे। क्या समझेंगे दोस्त, कि सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए यहाँ की लिपि, देखिए यहाँ की लिपि, क्योंकि वहां पर आज ऐतिहासिक काल में एक ही क्षेत्र था, सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी की सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर चित्रात्मक, यहाँ की लिपि चित्रात्मक थी, जिससे अभी तक पढ़ नहीं पाया गया, यानी कि चित्रकारी किया गया था। सिंधु सिविलाइजेशन में केवल चित्रकारी किया गया था, तो चित्रकारी किए हुए बातों को आज तक हम लोग नहीं इसलिए समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। अब एक और एग्जांपल को समझेंगे तो आज ऐतिहासिक काल में देखिए वैदिक काल, वैदिक सिविलाइजेशन, देखिए कुछ विद्वान से आज ऐतिहासिक काल का ताल्लुक रखते हैं। यहाँ मौखिक परंपराएं थी, देखिए मौखिक परंपराएं, यहाँ पर भी लिखने में थोड़ा सा दुविधा लग रहा है दोस्त। तो यही से क्या होता है दोस्त, वैदिक काल से ही दंत कथा
और उस दंत कथा को ऐतिहासिक काल में लिखा जाता है। ओके, वैदिक काल के बातों को ऐतिहासिक काल में लिखा जाता है। अब देखिए काम पसार क्या है, देखिए यहाँ पर काम पसार का क्या है कि काम पसार काल में पत्थर और तांबे के, देखिए पत्थर और तांबे के इस्तेमाल का दौर। देखिए पत्थर और तांबे के दौर का, पत्थर और तांबे के इस्तेमाल का दौर था। ओके, अब देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक काल, देखिए ऐतिहासिक काल वह काल है इसके बारे में हमें लिखित स्रोत से प्रत्यक्ष जानकारी, देखिए प्रत्यक्ष जानकारी यानी कि स्पष्ट रूप से प्राप्त थी। और इस काल, देखिए इस काल में मनुष्य ने लेखन, लिपि का लेखन और लिपि का विकास कर दिया। इसलिए घटनाओं और शासन, समाज, धर्म, देखिए समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने लगे। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, काफी सारे बढ़ोतरी हुआ, काफी सारे डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किस प्रकार का दोस्त, यानी कि लिखित रूप से काफी सारे व्यवस्था जो था एक लिखित रूप से था, यानी कि अर्थव्यवस्था यानी कि कामकाज लिखित रूप से होने लगा था। और यहाँ थोड़ा सा एक अलग शब्द का विकास हो चुका है। देखिए यहाँ पर इतिहास को समझेंगे, अब इस विशेषताओं को ऐतिहासिक काल के हम विशेषताओं को समझेंगे। ऐतिहासिक काल की विशेषता क्या है, तो पहला क्या था, लिखित स्रोत की उपलब्धता, सीधा लेख आम पर पांडुलिपि साहित्य आदि का यहाँ पर क्या था, साक्ष्य मौजूद था। और सेकंड क्या था दोस्त, राज्य एवं शासन का स्पष्ट प्रमाण। देखिए राजा, प्रशासन और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी यहाँ पर मिलती है। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। अब थर्ड क्या है दोस्त, देखिए सिक्के का प्रयोग। देखिए ऐतिहासिक काल में सिक्के का प्रयोग होने लगा। सिक्का जो आज हम हमारे इस युग में क्या है, मौजूद है। देखिए विभिन्न शासकों और आर्थिक गतिविधियों का प्रमाण मिलते हैं। नंबर 4 साहित्यिक स्रोतों का विकास। देखिए यहाँ पर धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक ग्रंथों की रचना किया, यानी कि यहाँ पर काफी सारे महत्वपूर्ण साहित्यिक पुस्तकों की रचना की गई, ग्रंथों की रचना की गई। नंबर 5 क्या था दोस्त, देखिए यहाँ पुरातात्विक स्रोत का भी महत्व था। भवन, मूर्तियां, अभिलेख, सिक्के आदि इतिहास को समझने में सहायता करते हैं। अब यहाँ पर क्या था, देखिए भारतीय इतिहास के अध्ययन में ऐतिहासिक काल को क्या मिला, यानी कि ऐतिहासिक काल को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया गया। भारतीय इतिहास में 3 काल को विभाजित किया गया। देखिए कालक्रम को समझेंगे और काफी नीति में कालक्रम को काफी सरल रूप में हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखिए कालक्रम को इस प्रकार से यहाँ पर समावेश कर देंगे, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। तो देखिए पहला क्या था, प्रागैतिहासिक काल, तो लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं था। आधैतिहासिक काल में लेखन लिपि के प्रमाण था, लेकिन उन्हें पूरी तरह पढ़ना या समझना संभव नहीं था। उन्होंने लिख तो लिया तो, लेकिन उन्हें समझ नहीं पाए और पढ़ नहीं पाए। ऐतिहासिक काल लिखित स्रोतों से इतिहास की जानकारी अपेक्षाकृत स्पष्ट रूप से मिलती है। ऐतिहासिक काल, देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक काल को किस प्रकार से खंडन किया गया, किस प्रकार से वर्णन किया गया, तो इसको हम एक नजर हम देखते हैं।
देखिए मानव इतिहास का वह समय है जिसके लिए हमारे पास लिखित दस्तावेज, अभिलेख और पुस्तकें मौजूद हैं। भारत के संदर्भ में यह काल आमतौर पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 ईसा पूर्व के महाजनपद काल और लिखित साक्ष्यों की प्राप्ति के साथ शुरू हुआ। ओके, अब देखिए इससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ओके, तो दोस्त हम ये आशा करते हैं जो भी बातें हमने इस क्लास में, इस सेशन में बताया वो सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल 100% आपको हेल्पफुल साबित होगा, यानी कि सहायक सिद्ध होगा। अब देखिए यहाँ पर जो कालखंड था यानी कि इतिहास के जो कालखंड था मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब देखिए लगभग 600 ईसा पूर्व से अब यहाँ पर मुख्य विशेषता महाजनपदों का उदय, मौर्य सम्राट, गुप्त सम्राट और बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार। इसके बाद मध्यकाल में देखिए 8वीं शताब्दी से 18वीं यानी कि 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक यहाँ पर विशेषताएं क्या था? दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य और क्षेत्रीय राज्यों का उदय और सांस्कृतिक बदलाव, यानी कि इतना सारा मध्यकाल में यहाँ पर आपको उपलब्ध हुआ। देखिए आधुनिक काल में यानी कि मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक मुख्य विशेषता औद्योगिकीकरण, ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और वैश्वीकरण। ओके दोस्त, तो दोस्तों इस क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं और हम आशा करते हैं आपको मेरा ये क्लास काफी पसंद आया होगा। और दोस्त हम आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के बहुत सारे हेल्पफुल कंटेंट लेते आते रहेंगे और आपका इंतजार रहेगा। आप किस प्रकार से मुझे फॉलो करते हो, तो दोस्त आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये बताना दोस्त मेरा सेशन जो है इतना फायदेमंद साबित हुआ। चलिए, गुड नाइट।